गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएचटी सीईटी का क्रैश कोर्स। एमएचटी सीईटी 2020 के सिलेबस के हिसाब से हमारे पास में 11th एंड 12th दोनों स्टैंडर्ड के चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें हमको पता है हमारा जो वेटेज है 80% कहाँ पे है 12th स्टैंडर्ड पे और 20% वेटेज कहाँ है 11th स्टैंडर्ड पे। दूसरा हमें एक और बात याद रखना है, हमारे पास में बॉटनी और जूलॉजी दो चैप्टर है, उसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो रेस्पिरेशन। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर जो 7th है, कौन से इसमें 12th का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं आज हमारा रेस्पिरेशन। मैं आपको ये लेक्चर के मेजर हमारे पास में जो इफेक्टिव लर्निंग कैसे होने वाली है उसके बारे में सुन लीजिए आप। हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो पूरा लेक्चर है, पूरे लेक्चर में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में एमसीक्यू और जो आए हुए हैं एमएचटी सीटी के पेपर्स में क्वेश्चंस वो सब डिस्कस करने वाले हैं। मींस हमारे पास में कम समय में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ये तो हमारा डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर है जिसके कारण मैं आपको बता नहीं पाया आपको कौन सा लेक्चर पढ़ना है। इसके बाद में जैसे कि हम रेस्पिरेशन के बाद में नेक्स्ट में जो लेक्चर नंबर 2 बनाने वाला हूँ सर्कुलेशन के ऊपर में, चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2 का 12th स्टेट का। तो आपको पहले से क्या करना है, वो चैप्टर प्रिपेयर करके रखना है। मींस आप वो पढ़ के रखेंगे, देन उसके बाद में जब हम पूरा ओवरऑल एक चैप्टर के ऊपर में जाएंगे तो जिसके बाद में आपके पॉइंट्स, मेरे पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब आपके ध्यान में आते चलेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा उस समय याद भी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम अपना टाइम वेस्ट ये बिना रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा जो पूरा लेक्चर होने वाला है इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर होने वाला है। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। हमको क्या करना है, हमारा फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में जो आने वाले क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सब देखना है। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी होगी जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगी, लेकिन वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किए। यही आपको नीट के लिए भी काम में आने वाले पॉइंट, मतलब आपका एमएचटी सीईटी साथ साथ में नीट दोनों के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करके चलना है, पहले से एक बार पढ़ के रखो। तो फर्स्ट हमारे पास में रेस्पिरेशन की अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो रेस्पिरेशन की डिफाइन क्या है, रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर की प्रोसेस, इसलिए क्या बोलते हैं इंट्रासेल्युलर। कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीजन के लिए। तो इट इज एन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच complex organic substance is broken down into simpler organic substance with the release of energy। ये सबसे काम का पॉइंट है। ये डिफाइन के ऊपर में भी आपके पास में एक मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये रिलीज करने वाली प्रोसेस है एनर्जी को कि गेन करने वाली। यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसी वाली प्रोसेस को बोला जाता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस। अगर एनर्जी गेन हो रही है तो उसको बोला जाता है एंडोजेनिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ये वर्ड बहुत काम का आपका एक्सर्गोनिक, एनर्जी रिलीजिंग। तो फर्स्ट हमने बता दिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज। एक और सुन लो फटाफट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। ग्लूकोज में कौन सा रहता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, एंड फ्रुक्टोज में कीटोन। ये बहुत काम की चीज है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ये केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीजन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। और हमारा मेजर क्या रिलीज हो रही है, 38 एटीपी। 38 एटीपी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मींस कैसी, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। साथ में एक और पॉइंट याद रखेंगे आप कि 38 एटीपी मींस कितना, 686 किलो कैलोरीज। अगर कैलोरीज में काउंट करना है तो 686 किलो कैलोरीज, और किलो जूल में काउंट करना है तो आपको याद रखना है कितना, 2870। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर किलो कैलोरीज में पूछना है तो 686, वही हम देख रहे हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं किलो जूल में, तो याद रखेंगे आप क्या, 2870, मतलब 2870 किलो जूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मींस क्या, कैटाबोलाइज करने वाली, जिसमें क्या होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कन्वर्जन किसमें, सिंपलर में। कैटा मींस क्या, काटना। तो ये सब याद रखो, ब्रेक करने वाले। तो 6 कार्बन कंपाउंड क्या कन्वर्ट हुआ 1 कार्बन कंपाउंड में, तो जिसके कारण क्या हो, कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक के लिए ही एक अल्टरनेटिव वर्ड है, ये आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। कैटाबोलिक प्रोसेस का अल्टरनेटिव वर्ड क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। एक्सर्गोनिक वर्ड याद रखो, कैटाबोलिक याद रखो, देन डिस्ट्रक्टिव याद रखो। ठीक है, यहां तक कि अपने पास में 3 पॉइंट हो जा रहे हैं आपके कौन सी प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन। और साथ में याद रखेंगे इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहां पे एक वर्ड लिख लेता हूं मैं,
इंट्रा सेल्यूलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होता है? ऑक्सीजन, तो जिसके कारण आपने बता दिए इंट्रा सेल्यूलर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। देन हम बात करते हैं किसके बारे में? दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। साथ में हमको देखना है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड जो मेजर है किसका स्ट्रक्चर है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन, एडिनोसिन में एडेनिन, एडेनिन प्लस राइबोस, एडेनिन प्लस राइबोस मिलके बनता है एडिनोसिन। ये दोनों का एडिशन होके क्या बनता है? एडिनोसिन। तो एडेनिन प्लस राइबोस तो एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतना स्ट्रक्चर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें याद रखेंगे आप एटीपी के पास में कौन सी शुगर रहती है? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर कितने कार्बन की रहती है? 5 कार्बन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10O5, C5H10O5। अगर यही बोलता हूं मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसका क्या फॉर्मूला है? C5H10O4, डीऑक्सी। यहाँ पे क्या बनता है? राइबोस शुगर, और वो क्या बनता है? डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी मींस क्या? एक ऑक्सीजन कम होना। तो यहाँ पे C5H10O5, डीऑक्सीराइबोस में C5H10O4। यहाँ तक के हमारे पास में एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। इसके बाद में यहाँ तक के सभी ने पढ़ा है। देन हमको जो मेजर आपको वर्ड याद रखना है ये 3 के बारे में। इसको बोला जाता है अल्फा, बीटा, गामा। ये 3 क्या है? ये तीनों के तीनों फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप में किसके पास में कितनी एनर्जी है? मेरे को एक बात बताओ, 1 एटीपी इज इक्वल टू कितना किलो कैलोरीज? ये क्वेश्चन आया हुआ है एमएसटीसीटी पेपर में। 1 एटीपी इज इक्वल टू डैश किलो कैलोरीज। है किसी के पास में आंसर? अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो सुन लो फटाफट। ये होता है 18 किलो कैलोरीज। कितना? 18 किलो कैलोरीज। सर कैसे? देखते चलो। जो अल्फा वाला रहता है, अल्फा वाला के पास में रहता है 3.4 किलो कैलोरीज एनर्जी। कितना? 3.4 किलो कैलोरीज एनर्जी। बीटा वाले के पास में और डेल्टा मींस गामा वाले के पास में 7.3 किलो कैलोरीज। कितना? 7.3 किलो कैलोरीज। देखते चलो, 3.4 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज, सबका एडिशन कितना हो गया? 18 किलो कैलोरीज। ये हो गया हमारे पास में 1 एटीपी इज इक्वल टू 18 किलो कैलोरीज। देन आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 38 एटीपी मींस कितना? यही है। तो मींस आपको फर्स्ट आपको क्या बताना चाहिए? 1 एटीपी मींस कितना, देन आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास में एनारोबिक रेस्पिरेशन का बोलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना नेट गेन रहता है? 2 एटीपी। 2 एटीपी मींस कितना? 18 + 18 36 किलो कैलोरीज। मतलब डायरेक्टली वहां से आंसर निकाल सकते हो। यहां तक के हमारे पास में हो गया एटीपी के बारे में। एटीपी को क्या बोला जाता है? एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है हमारे पास में वो वर्ड आप और याद रखेंगे। देन हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन इज पावर हाउस ऑफ सेल। बचपन से एक चीज पढ़ते हुए हैं, बचपन से क्या पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये सब चीजें आती है, लेकिन जो मैंने अभी लाइन बोला ना 1 मिनट पहले गलत थी। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, गलत। माइटोकॉन्ड्रियन, ON, माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बचपन से एक ही चीज याद थी, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, लेकिन वो भी गलत चीज याद थी। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रिसाइज पढ़ो। माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। फर्स्ट डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास में, कॉलिकर, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग। कॉलिकर, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देख रहे हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कब किया था? उसके बाद में देन देख रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है? बायोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? बायोप्लास्ट। लेकिन सिर्फ किसने बोला था? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। हाँ, इसी के बाद में देन हमको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय क्या किया? कॉलिकर, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो नाम पड़ा है, नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेंडा। क्या नाम है? बेंडा। बांडा बुंडा भी बेंडा। क्या नाम है? बेंडा, PENDA। माइटोकॉन्ड्रिया को जो फर्स्ट नाम देने वाले साइंटिस्ट है बेंडा।
इसी के बाद में एक और वर्ड याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये बात सभी ने सुनी है क्या? तो वो किसने बताया क्या है? तो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्कीविट्ज। तो ये साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास में स्कीविट्ज। तो इन्होंने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। एक और चीज आपको जो नहीं पता है वो नीट के पेपर के हिसाब से काम की, साथ में सीडी के हिसाब से भी काम की, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने पास में उसको अगर आप विजिबल करना है, उसको देखना है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप का स्टेनिंग एजेंट लगता है। उसके विदाउट उसके यूज वो नहीं दिखता है। तो स्टेनिंग एजेंट का नाम क्या है? जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी करके जो स्टेनिंग एजेंट है, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? विजिबल है। किसने बताया? मिचेलिस। किसने बताया? मिचेलिस। क्या जो स्टेनिंग एजेंट है वो कौन सा है? जेनस ग्रीन बी। किसने बताया? मिचेलिस। और कैसा कलर का दिखता है? ग्रीनिश ब्लू कलर का। ये सब चीजें आपने सुनी नहीं है, ये सब पेपर के हिसाब से बहुत काम का है। इसी के बाद में हम बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हमारे पास में, उसका डायमीटर और लेंथ है। डायमीटर कितना है? 0.5 to 1 माइक्रोन डायमीटर। और लास्ट हमको याद रखना लेंथ। लेंथ कितनी है? 1 to 5 माइक्रोन। इसी के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है, आउटर वाला, ये वाला, ये रहता है साइटोसोल के साइड में। इसके कारण इसको नाम दिया गया है सी साइड। काम का क्वेश्चन है ये। जो आउटर साइड है ये किसके पास रहता है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के साइड में, इसलिए इसको बोला जाता है सी साइड। और इनर वाला किसके साइड में रहता है? मैट्रिक्स, जिसके कारण इसको नाम दिया गया है एम साइड। ये भी वर्ड आपका काम का है, यहाँ तक है। इसी के बाद में उनको पता है मैट्रिक्स के पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, जिसको क्रिस्टे बोला जाता है। क्रिस्टे बियर्स F1 पार्टिकल। सभी ने सुना है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल मींस ये F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर है हमारे पास में। F1 पार्टिकल 3 इसमें रहता है, हेड, मिडल पीस, बेस। हेड पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो एटीपी बनाता है। एटीपी बनाने वाला एंजाइम नोन एज एटीपी सिंथेटेज। क्या नाम है? एटीपी सिंथेटेज। तो ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है किसके बेस, किसके हेड पे? एटीपी के हेड पे। और इसी को क्या बोला जाता है? F1 पार्टिकल। इसी का दूसरा नाम आपको पता है? ऑक्सीजोम। इसी का तीसरा नाम आपको याद रखना है, रैकर्स पार्टिकल। क्या नाम है इसी का तीसरा नाम? रैकर्स पार्टिकल। F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम, दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है। लास्ट आपको एक वर्ड याद रखना है, रैकर्स पार्टिकल। कौन सा है? रैकर्स। इसके बाद में आपको याद रखना है F मींस क्या है? हमारे पास में हमारे बॉलीवुड में एक हीरोइन है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? जैकलीन फर्नांडिस। नाम को हटाओ जैकलीन को, उसके बाद में आपका दूसरा उसका सरनेम याद रखना है, फर्नांडिस। तो जो F1 पार्टिकल है उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? फर्नांडिस। पूरा नाम है उनका मोरेन फर्नांडिस। क्या नाम है? मोरेन फर्नांडिस। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट आपको आखिरी वाला पॉइंट याद रखना है कि एटीपी के पास में मींस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दो चीजें बहुत ज्यादा रहती है, मैग्नीशियम और दूसरा कैल्शियम। कौन कौन सा? एक मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास में पाथवेज। तो पाथवे में हमारे पास में 3 पाथवे मेजर है चैप्टर में। फर्स्ट है ईएमपी पाथवे, सेकंड है क्रेब्स साइकिल एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी पाथवे। ये 3 पाथवे हमारे पास में मैक्सिमम जो क्वेश्चन भी आते हैं ये 3 पाथवे से आते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे का सभी को फुल फॉर्म पता है, एम्बेडेड मेयरॉफ एंड पार्नास पाथवे, दैट इज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे का एक दूसरा अल्टरनेटिव नेम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलाइसिस। नाम से बता रहे हैं, ग्लाइको मींस क्या? ग्लूकोज। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का क्या करना? ब्रेक डाउन करना, दैट नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये प्रोसेस जो उनको पढ़ना है ईएमपी पाथवे नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास में एक 10 स्टेप लाइक प्रोसेस है जिसमें 10 प्रोसेस और 10 एंजाइम है। और साथ में हमारे पास में बीच में क्या होता है? मैकेनिज्म होता है जिसमें एटीपी बनते हैं, एटीपी यूज होते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। तो सेकंड हमारे पास में पाथवे देख लेते हैं हम फटाफट। ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे स्टार्ट कहां से होता है? ग्लूकोज। क्वेश्चन ऐसा आता है, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नोन एज डैश। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। और साथ में द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज डैश। तो उसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेस। मींस आपको मैंने क्या बता दिया, क्वेश्चन पूछते कैसे हैं? फॉस्फोराइलेशन।
अब आपको क्या बताना है, द प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नोन एज डैश। तो इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइलेशन। अगर उसको प्रोसेस पूछना है तो प्रोसेस पूछेगा, अगर उसको एंजाइम पूछना है तो एंजाइम कैसे पूछेगा, द प्रोसेस इन व्हिच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेज। तो ऐसे आपके पास में डायरेक्टली क्या पूछ सकता है, वो एंजाइम या तो प्रोसेस, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। लेकिन ऐसा क्या हुआ, वहां पे क्या ऐड हुआ है, 6 फॉस्फेट मींस ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है वहां पे क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट। तो ये आया कहां से, तो मींस एटीपी का कन्वर्जन काय में हुआ है, एडीपी प्लस आईपी। तो ऐसे स्टेप वाइज पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आपको ये 12 स्टेट बोर्ड पे पूरा का पूरा याद ही होगा कैसे है, तो मैं पूरा डिटेल नहीं करते चल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ तरीका बताते चल रहा हूं, बीच बीच में आपको बताते चल रहा हूं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें होता था, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर से क्या बता रहा, 1,6 डाइफॉस्फेट मीन फिर से क्या आया है यहाँ पे, एटीपी का कन्वर्जन क्या हुआ है, एडीपी। ये दो स्टेप बहुत काम की है कि कहां पे एटीपी आता है, कहां से आता है, कहां लगता है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा आपके पास में पेपर के हिसाब से पूछने के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसी के बाद में क्या होता है, क्लीवेज वाली स्टेप। तो ये पूरे स्टेप के ऊपर में क्वेश्चन है हमारे पास में, मींस आपको क्या हो गया, पूरा ग्लाइकोलाइसिस क्या होना चाहिए, स्टेप वाइज, एंजाइम वाइज एंड देन प्रोसेस वाइज क्या बोला जाता है, वो पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। तो इतना हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में दिया। नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, कितने एटीपी यूज होते हैं प्रोसेस में, तो होते हैं 2 एटीपी यूज। कितने एटीपी निकलते हैं, तो एटीपी यहां पे रिलीज होते हैं टोटल कितने, 4 मॉलिक्यूल एटीपी के। NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कितने बाहर रिलीज होते हैं, तो होते फिर से 2 मॉलिक्यूल। 1 अगर एक NADH2 तो उसके पास में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं एटीपी के, 3। अगर NADH2 का एक मॉलिक्यूल है तो उसके पास में कितने रहते हैं, 3 एटीपी रहते हैं। अभी कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल है, तो 3 + 3 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए 3 एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितने, 6 एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी निकले बाहर, 6 एटीपी। यहाँ पे कितने लगे थे, 2, तो 4 - 2 2 एटीपी, 2 + 6 8। तो मींस ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो नेट गेन है एटीपी का, नेट गेन ऑफ एटीपी इज 8 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने निकलते हैं, 38 एटीपी निकलते हैं, और यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 8। मीन ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी। इसके बाद में दूसरी प्रोसेस जिसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, उसी को टीसीए साइकिल बोला जाता है। तो ये टीसीए का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। उसमें कितने निकल जाएंगे, 30 + 8 38। ये आपको प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तक कि आपके पास में प्रोसेस है कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। देन हमारे पास में सेकंड है, हमारे पास में कौन सा प्रोसेस जिसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल और आल्सो नोन एज टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टीसीए मींस क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, इसी को बोला जाता है क्रेब पाथवे और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों बोला जा रहा है, समझ रहे होंगे। क्रेब्स साइकिल मींस के साइंटिस्ट का नाम है सर हेंस क्रेब, उन्होंने बताया। इसी के बाद में एक और नाम दिया गया इसका, साइट्रिक एसिड पाथवे। इसको साइट्रिक एसिड पाथवे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज नोन एज citric acid and the process is known as citric acid pathway और also known as C6 pathway। अब C6 pathway क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो कितने कार्बन का रहता है, 6 कार्बन का। ये पूरे के पूरे अभी जो मैंने एक लाइन में क्वेश्चन के आंसर दे दिया फटाफट, ये पूरा आता है पेपर के हिसाब से। सिट्रिक एसिड पाथवे, टीसीए साइकिल, क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड पाथवे क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, जिसके कारण इसको नाम दिया गया C6 पाथवे। तो यहां तक कि हमारे पास में क्रेब साइकिल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल जो स्टार्ट होता है उसके पहले का जो मैकेनिज्म है, बहुत अच्छे से देखो, ये जो मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं बहुत काम का है। तो इसके पहले आप बताएंगे ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें हो चुका था, पायरुविक एसिड में। क्योंकि क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है काय में, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड रहता है, 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का था, 6 कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने मॉलिक्यूल है, सॉरी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने, 2 मॉलिक्यूल, 2 3 6। इसी के बाद में हमको पता पड़ा यहाँ पे कितने एटीपी निकले, 8 एटीपी।
पायरुविक एसिड से क्या होता है, एक CO2 बाहर जाता है, तो अभी कितने कार्बन का कंपाउंड हो गया, वो 2 कार्बन कंपाउंड, जिसके कारण कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड होता है, कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसके कारण कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। इसी के बाद में क्या होता है, यहाँ से एक और रिलीज होता है क्या, NADH2 का मॉलिक्यूल, फिर से NADH2 रिलीज हो रहा है, मींस क्या, कितने ATP, 3 ATP रिलीज हुए। देन एसिटिल कोएंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, जिसी को बोलते हैं C6 पार्ट। ये कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन, 4 + 2 6 कार्बन कंपाउंड। देख लीजिए मींस क्या हुआ, जो पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बना, एसिटिल कोएंजाइम में कंबाइन हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में, देन इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, C6 पाथवे। तो मींस हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कुछ तो भी है जो क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो एसिटिल कोएंजाइम ए इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ से हमारी कौन सी पाथवे स्टार्ट हो गई है, क्रेब्स साइकिल। देन हम देख रहे हैं हुआ कौन सा पाथवे, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइंड विद एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद में कौन सा कंपाउंड बनता है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, द प्रोसेस इन व्हिच सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डैश। तो सिट्रिक एसिड के बाद में दूसरा कंपाउंड बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड के बाद में बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद में बनता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद में बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, देन बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन लास्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये पूरा पाथवे आपको याद करना है आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से। साथ में वहां पे ATP कितने निकलते हैं, NADH2 कितने निकलते हैं। अब हमारा काम उतना डिटेल में देखना नहीं है, हम क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कितने मॉलिक्यूल कहाँ पे और कैसे कैसे निकलते हैं। आपको याद रखना है कि मेजर हमारे पास में सिर्फ एक ही ATP निकलता है पूरे पाथवे में। कितना ATP निकलता है, एक ही, वो भी कहाँ निकलता है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड के बीच में, ये एक ATP। साथ में आपको याद रखना है एक ही FADH2 निकलता है, कहाँ पे, फ्यूमेरिक एसिड के बाद में एक ही FADH2 निकलता है। तो ये कितना हो गया, 1 ATP मींस एक ही हो गया FADH2, एक FADH2 मींस कितने, 2 ATP मींस कितने हो गए हमारे पास में, टोटल 3। इसी के बाद में आप याद रखेंगे कितने NADH2 निकलते हैं, 4 NADH2, 4 3 12, सबको ऐड किया तो कितना हो गया 15। सर आपने क्या बताया था हमको तो बताया आपने कि कितने ATP निकलेंगे 30, लेकिन यहाँ पे कितने निकल रहे 15। लेकिन यहाँ पे देखो ना, पायरुविक एसिड का हमने कितना मॉलिक्यूल लेके गए, एक, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, तो 15 × 2 कितना हो गया 30। तो 30 क्रेब्स साइकिल का, 8 ग्लाइकोलाइसिस का, दोनों का मिला के कितना हो गया 38 ATP मींस कितना 686 किलो कैलोरीज और साथ में कितना 2870 किलो जूल। तो इतना हमारे पास में नेट गेन है किसका, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का। इसी के बाद में हमारे पास में पाथवे कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन हमारे पास में थर्ड पाथवे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो चेन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़े से 2-3 पॉइंट देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल के इंपॉर्टेंट वाले। क्रेब्स साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रोसेस क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे होती है। मैट्रिक्स का मतलब इनर साइड। देन आपको याद रखना है जिन्होंने डिस्कवरी की है सर हेंस क्रेब, इन्होंने कार्बन का रेडियो एक्टिव 14 आइसोटोप को यूज करके पूरी पाथवे को डिस्क्राइब किया है और इसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला है कब, 1953 में। डीएनए की डिस्कवरी कब हुई थी, 1953। सेम आपको याद रखना इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, C14 आइसोटोप के ऊपर वर्किंग किया तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1953। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, सीटी में भी और नीट के पेपर में भी इन्होंने किसके मसल के ऊपर में काम करके पूरा डिस्क्राइब किया साइकिल। इन्होंने विजन की बॉडी के मसल्स के सेल्स के ऊपर में स्टडी करके पूरा पाथवे डिस्क्राइब किया। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में, क्रेब साइकिल। देन आपको नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
तो रफली हमारे पास में पूरी साइकिल मैंने बनाया है। साइकिल के हिसाब से सबसे पहले हमको सभी ने पता है कि आपको एक चीज बोला है, NaDH2 का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है? 3। FeDH2 का कितना देता है? 2। कैसे? कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है? अभी मैं आपको जस्टिफाई करके दे रहा हूं कि है हमारे पास में NaDH2 का एक मॉलिक्यूल कितना, NaDH2 का एक मॉलिक्यूल कितना 3 एटीपी देता है, और FeDH2 का एक मॉलिक्यूल कितना देता है 2 एटीपी। ये दोनों चीजें मैं आपको फटाफट बताने वाला हूं, देखते चलो। सबसे पहले पाथवे कहां से होता है? NaDH2 का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? NAD, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स सिंपलर, तो क्या रिलीज हो रहा है? एटीपी। कितना एटीपी निकला? 1। NAD बाहर निकला मींस क्या रिलीज हुआ? H2। H2 को किसने एक्सेप्ट किया? FMN। FMN ने H2 को ऐड करके क्या बना लिया? FMNH2। ये प्रोसेस बार-बार चलते रहेंगे, जिसके बाद में एक कोएंजाइम बॉडी के अंदर एक्टिव होता है जिसका नाम कोएंजाइम क्यूनोन। इसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस किए साइमल्टेनियसली, जिसके कारण क्या हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के कारण क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का दोनों बैलेंस। तो इसके बाद में जो कोएंजाइम क्यूनोन एक्टिवेट हो गया था, अब ये क्या कर रहा है? नेक्स्ट अपने को प्रोड्यूसर बना रहा है, क्योंकि हमको पता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्जन किसमें होता है? सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसलिए तो पढ़ रहा हूं रेस्पिरेशन। हाँ, तो साइटोक्रोम B6, तो साइटोक्रोम BC1 एक मॉलिक्यूल मिला। साइटोक्रोम BC1 से हमारे पास में कंपाउंड बना साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A से A3। अब आप देखते चलो, BC1 से क्या बना? C, तो B गया मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना, मतलब और क्या रिलीज हुआ? एनर्जी, ATP। साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A थोड़ा कम हुआ। साइटोक्रोम A से क्या बन रहा है? A3, मींस A में क्या है? A1 A2 A3। अभी क्या मिला हमको? A3, मतलब कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन फिर से किसमें हुआ? सिंपलर में। फिर से क्या रिलीज हुआ? ATP। देन साइटोक्रोम A3 से क्या मिलता है? एक ऑक्सीजन। मेरे को एक बात बताओ, ऑक्सीजन सिंगल स्टेबल है या नहीं? तो इसको स्टेबल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, किससे? 2 से, जिसके कारण ये फिर से कैसा हो गया? O। तो ये हाफ O2। देन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 2 मॉलिक्यूल्स, जिसके बाद में 2 हाइड्रोजन इसके पास में चले गए, चार्ज कैंसिल, और बचा क्या? वाटर मॉलिक्यूल। ये पूरी की पूरी प्रोसेस के कारण वाटर मिला है, जिसके कारण ये वाटर को बोला जाता है मेटाबॉलिक वाटर। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन टर्मिनल एंड पॉइंट होगा, जिसके कारण इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, और आल्सो नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको NaDH2 का जो एक मॉलिक्यूल है कितने एटीपी देता है? 3। और FeDH2 का कितना? 2 एटीपी। तो कैसे देखते चलो, 1 एटीपी जब NaDH2 का यूज हो रहा था बॉडी में, तो एक एटीपी ही निकला। सेकंड ये एंड थर्ड ये, तो कितने एटीपी निकले? 3 एटीपी निकले जब एक NaDH2 का यूज हुआ। और एक और पॉइंट मैंने बोला था, FeDH2 का अगर एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटीपी? 2। तो ये कैसे देखते चलो, अगर पाथवे कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से FMN एक्सेप्ट कर रहे हैं H2 और क्या बना रहा है? FMNH2 और FeDH2। तो जिसके बाद में देखो, ये तो एटीपी नहीं काउंट करेंगे, कितने एटीपी फिर? 1 2, तो कितने एटीपी? 2 एटीपी। तो ये हमारे पास में आपको याद रखना है कि जब हम NaDH2 की बात करते हैं तो NaDH2 का एक मॉलिक्यूल कितने एटीपी? 2 एटीपी, सॉरी NaDH2 का 3 और FeDH2 का 2। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस क्या? रेस्पिरेशन विद हो रहा है लेकिन कैसा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमारे पास में क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। C6H12O6 मींस क्या? हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो कन्वर्ट होता कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये बना है अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा वाला? इथेनॉल। इथेनॉल जो अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन में काम आता है। साथ में CO2 रिलीज हो रहा है, देन 2 एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल? 2 एटीपी। मैकेनिज्म देख लो, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। फर्स्ट, एकदम 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट तो नहीं होगा, तो इसके लिए रिएक्शन वाइज प्रोसेस है। फर्स्ट C6H12O6 जो है हमारे पास में फर्स्ट वाला। हाँ, इसमें फर्स्ट हमारे पास में है कार्बोहाइड्रेट। ये स्टेप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड, देन पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड से बनता है इथाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं पेपर के हिसाब से, लेकिन आपको मैकेनिज्म याद रखना है। 3 स्टेप में है। पहले कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से हमारा क्या बनता है? इथेनॉल। तो यहाँ तक कि हमारे पास में मैकेनिज्म किसका है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेजर वर्ड हमको याद रखना है, कितने एटीपी? 2 एटीपी। देन हमारे पास में है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के ऊपर में हमेशा एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको। फर्मेंटेशन मींस क्या? बॉइल या तो बबल या तो फ्रोथ, ये 3 वर्ड आप याद रखिए फर्मेंटेशन के।
और कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम हमारे पास में दिया है क्रुइकशैंक। तो वर्ड आपको याद है, क्रुइकशैंक ने फर्मेंटेशन को कॉइन किया है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है सीटी के पेपर में। देन फर्मेंटेशन के दो टाइप रहते हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक रहता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड रहता है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये भी आपको वर्ड याद रखना, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। यीस्ट की बॉडी को क्यों सिलेक्ट किया गया? ऐसा सबके पास में क्वेश्चन आया होगा। यीस्ट की बॉडी को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके पास में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है जाइमेज, और जाइमेज सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी में क्या हो, फॉस्फेट। तो विदाउट फॉस्फेट जाइमेज एक्टिवेट नहीं रहता और यीस्ट की बॉडी में हमेशा जाइमेज रहता है, जिसके कारण फर्मेंटेशन को एक और नाम दिया गया है जाइमोसिस। इसका काम क्या रहता है? अल्कोहल बनाना, जिसके कारण यीस्ट को ही बोला जाता है बेवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट। बेकरी के प्रोडक्ट में भी, और ब्रीवरी मतलब क्या? ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो बियर वगैरह, वाइन, रम, वोडका वगैरह बनाते हैं वाली कंपनी में यूज किया जाता है। सेकेंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। इसके लिए आपको याद रखना है एंजाइम जो रिक्वायर्ड रहता है जिसका नाम है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। वहां पे जाइमेज, यहाँ पे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। यहाँ तक कि फर्मेंटेशन हमको याद रखना। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की डिफाइन आती है पेपर में, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। जिसके बाद में आपको याद रखना है ऊपर के जो दो रिएक्शन है इसमें से आपको RQ निकाल के देता हूं। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितने इवॉल्व हुए CO2? 6 मॉलिक्यूल, तो 6 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितने O2 कंज्यूम हुए? 6, तो 6 डिवाइड बाय 6 1। मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ कितना आता है? 1। एनारोबिक रेस्पिरेशन के निकाल के देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितने निकल रहे हैं CO2? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने O2 लग रहे हैं? 0। क्यों 0? क्योंकि वहां पे क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो आपने बता दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन का RQ क्या रहता है? इनडेफिनिट। उसके अंदर प्रोटीन के लिए हमेशा आपको याद रखना है, प्रोटीन और फैट के लिए मेजरली कितना रहता है? लेस देन 1 रहता है, लेकिन प्रोटीन के लिए 0.9 और फैट्स के लिए 0.7। लास्ट याद रखेंगे मैलिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड रहते हैं मैक्सिमम उनका कितना रहता है? RQ 4। तो मैलिक एसिड के लिए 4। यहाँ तक कि हमारे पास में पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का चैप्टर के ऊपर में क्रैश कोर्स वाइज पूरा लेक्चर हो गया, जिसमें आपने स्टार्टिंग से पूरा जितना भी चैप्टर था सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके कवर किया है। जो आपने पॉइंट नहीं भी सुने वो भी पॉइंट मैंने आपको इजीली, थोड़ा इजी वे में आपको बताया होगा। तो यहाँ तक कि हमारे पास में रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर का सेशन बनने वाला है, किसके ऊपर बनने वाला सेशन? सर्कुलेशन। मींस आपको पहले से रेडी करके रखना है क्या? सर्कुलेशन। देन हम स्टार्ट करेंगे पूरा वापस से कैसा, ये अपना मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा। हमको कैसा पढ़ना है? हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आ सकते हैं वो पढ़ने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वैसे अगर रोज पढ़े आपको अभी समझ गया होगा कि हमको प्रिपरेशन कैसे करना है MHT CET के लिए। तो ऐसा ही आपको प्रिपेयर करना है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ हमको पूरा अपना 40 डेज इसके ऊपर में टारगेट करना है कि हमको क्रैक करना ही हमारे पेपर, तो आपको इजी हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनने वाला है उस पे बनने वाला है सर्कुलेशन। मतलब आपका अगर आप नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट में 11 CBSE बुक में दिया हुआ है, और देन हम बात कर रहे हैं हमारा MHT CET के हिसाब से तो हमारे 12th में दिया गया पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम सर्कुलेशन के साथ। थैंक यू गाइस।